नया चैप्टर है हमारा चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। इन हायर प्लांट्स। देखिए, बचपन से आप एक रिएक्शन है जिसे पढ़ते चले आ रहे हो, जो बेसिकली डिपिक्ट करता है या शो करता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को। ये वो रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस को बताता है। अब यहाँ पे आपकी किताब में फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या दी हुई है? तो देखो, पुरानी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी अब तक वो तो ये थी कि वो प्रोसेस जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की सिंथेसिस करे, ऑक्सीजन को लिबरेट करे, वही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है बेसिकली ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसमें ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और यही फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में बेसिकली बेसिस है लाइफ का अर्थ के ऊपर। और जो लाइट एनर्जी आ रही है वो लाइट एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। तो अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि सन या सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो ये बात भी गलत नहीं है। अगर सनलाइट ना आए तो इस अर्थ के ऊपर जो एनर्जी है या एनर्जी सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? आप सभी लोग फूड चेन जानते हो। फूड चेन में प्राइमरी या सबसे पहले जो आते हैं प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स हमारे कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? लाइट को कन्वर्ट करते हैं या उस लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे। उसी फूड को फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा और जो एनर्जी लाइट में आई थी उस लाइट एनर्जी को वो ट्रांसफर करते चले जाएंगे सेवरल ट्रॉपिक लेवल पे। यही तो सुना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और दूसरा, यही फोटोसिंथेसिस बेसिस है लाइफ का अर्थ के ऊपर। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी नहीं होगी। और सनलाइट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का इस अर्थ के ऊपर। अब अगली बात यहां पे ये है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, एंडरगोनिक प्रोसेस भी है और ये एक ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस भी है। अब ये बात जो 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है या ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है, इस बात का मतलब क्या है? तो देखिए, अगर आप रिएक्शन को देखिए तो रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या हो रहा है? देखो, एक टर्म होता है जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं।
एक टर्म होता है जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है और एक टर्म होता है जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल को बना ले तो वो कैटाबॉलिज्म है, और जब दो छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होके एक बड़े मॉलिक्यूल को बना ले वो एनाबॉलिज्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल्स थे वो सब एग्रीगेट हुए और एग्रीगेट होके उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़े मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज इसकी फॉर्मेशन करवाई। तो यहाँ पे इसने इसका मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म करवाया। एनाबॉलिज्म करवाया तभी हमारी ग्लूकोज की सिंथेसिस हो पाई। तो ग्लूकोज की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है, इसी वजह से ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और दूसरा लिखा है एंडरगोनिक। एंडरगोनिक का मतलब है कि ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस भी है, ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस भी है। एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है और ये जो इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको एनर्जी दे रही है सनलाइट। सनलाइट को ये ट्रैप करेंगे और ट्रैप करने के बाद में ये क्या करते हैं, दो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं जिन्हें हम लोग एटीपी और NADPH नाम देते हैं। ये दोनों फॉर्म है एनर्जी की जो पहले बनाई जाएंगी। तो सनलाइट को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया और केमिकल एनर्जी को यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर दिया गया। तो यहाँ पे एंडरगोनिक का मतलब है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, और एनर्जी कैसे यहाँ पे यूज की जा रही है, एनर्जी यहाँ पे यूज करी जा रही है, लाइट एनर्जी जो आ रही थी उस लाइट एनर्जी को यूज किया गया है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया और उस केमिकल एनर्जी को यूज किया गया ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में। और ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस बात को और समझिए। देखिए ऑक्सीडो रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। तो आप लोग आज तक पढ़ते आए होंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है मतलब टूटती है, और रिड्यूस होने का मतलब बनती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर अगर आप इस वाटर को देखें तो ये वाटर क्या होता है, ये वाटर ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो पाता है। मतलब कहने का ये है कि वाटर सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हो पाया, तो ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पे। अब ऑक्सीडेशन होने के बाद में इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा जाएगा और गेन करने के बाद में कुछ एनर्जी बनाई जाएगी, दैट इज एटीपी और NADPH। और दूसरा काम यहाँ पे होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स थे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये होंगे रिड्यूस या इनका होगा फिक्सेशन, और फिक्सेशन होने के बाद में यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाई जाएगी। हालांकि रिडक्शन एक जगह और होता है। NADP क्या करता है, NADP इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से निकल रहे थे रिएक्शन में से, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस करता है और NADPH की सिंथेसिस भी करवा देता है। तो इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस भी है। और यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी मिलेगा और रिडक्शन भी मिलेगा, इसलिए ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन इसे कह दिया गया। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको जाननी थी। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो किए गए पहले। सबसे पहला टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट। और हाँ, इस बात को बताने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सभी के लिए सोर्स ऑफ फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्च पे हैं सभी के लिए सोर्स ऑफ फूड हमें
फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है, और दूसरा इस प्रोसेस में लिबरेट होता है ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होता है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। दो मेन चीजें तो हैं ही हैं, एक तो फूड मिल रहा है सभी को और दूसरा ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। अगर ये ना होते तो दोनों ही चीजों में से कुछ नहीं हो पाता। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक अर्ली एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि अर्ली एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। देखिए अभी तो मैंने आपके सामने बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें की, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैंसी टर्म को इस्तेमाल किया, लेकिन जब शुरुआत मतलब देखो हर साइंस में जब डेवलपमेंट होते हैं तो शुरुआत में उसके बारे में कम जानकारी होती है, फिर डिस्कवरीज होती हैं, डिस्कवरीज में नई नई चीजें खुल के आती हैं। तो हमें भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई थी पास्ट में, उन सारी डिस्कवरीज को यहाँ पे जानना है। तो इसमें कई एक्सपेरिमेंट थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ कहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ कहते हैं, किसी का रिजल्ट कुछ होगा, किसी का रिजल्ट कुछ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसे हम लोग प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसे फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा गया था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक सेटअप तैयार किया, एक बेल जार का इस्तेमाल किया गया। ये बेल जार है, बेल जार इसलिए कहते हैं कि बेल शेप का होता है ये, और इसे जनरली बेकरीज में आपने देखा होगा, ज्यादातर किसी चीज को ढक के रखते हैं बेल जार। तो इन्होंने बेल जार के अंदर क्या किया, एक कैंडल को एक्सटिंग्विश किया, मतलब जलाया, और एक माइस को रखा। ठीक है जी, एक माइस को रख दिया, दोनों चीजें यहाँ पे रख दी, कैंडल को एक्सटिंग्विश कर लिया और माइस को रख दिया। तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन रही होगी इस बेल जार में, वो इस बर्निंग कैंडल द्वारा और इस माइस द्वारा यूज कर ली गई होगी। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ होगा, ये जो मोमबत्ती थी जब ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी इसके अंदर तो बुझ गई होगी, और ये जो माइस था ये भी सफोकेट हो गया होगा, इसकी डेथ हो गई होगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़े टाइम बाद देखा ये गया कि जो कैंडल थी वो कैंडल भी बुझ गई, और जो माइस था वो भी बुझ गया, दोनों की डेथ हो गई। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सेटअप के अंदर अब की बार एक मिंट प्लांट को रख दिया। यहाँ पे कैंडल को लिया, इसको बंद किया, माइस को लिया, और अब की बार एक मिंट के पौधे को यहाँ पे रख दिया गया इसके अंदर, सेटअप के अंदर। अब हुआ क्या होगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे थी उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे होंगे, और ये दोनों के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहे होंगे और ये फिर से ऑक्सीजन लिबरेट कर दे रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पहले ये दोनों बुझ जा रहे थे, ये बुझेंगे नहीं, अब की बार सर्वाइव करेंगे, कैंडल भी एक्सटिंग्विश रहेगी और माइस भी अलाइव, जिंदा बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे अब की बार कैंडल भी बर्न करती रही, ये माइस भी सरवाइव करता रहा, और ये प्लांट लगातार फोटोसिंथेसिस करता रहा। तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूड ये किया कि ये जो प्लांट है मिंट का जो यहाँ पे रखा गया था, ये मिंट प्लांट रीस्टोर कर दे रहा था उस एयर को या उस गैस को जो बर्निंग कैंडल और रेस्पिरेटरी माइस
रिलीज कर रहा था। मैंने क्या कहा, ये प्लांट क्या कर दे रहा है, ये प्लांट यहाँ पे रीस्टोर कर दे रहा है उस एयर को जो कि रिलीज की गई थी बर्निंग कैंडल के द्वारा और माइस के द्वारा, उसको प्लांट ने रीस्टोर कर दिया, मतलब वापस फिर से सही ले आया। और पहले इस वाली कंडीशन में क्या था कि ये जो बर्निंग कैंडल है और ये माइस है, ये क्या कर रहे थे, ये जो इसके अंदर एयर थी उस एयर को ये डैमेज कर रहे थे। डैमेज करने का मतलब है उसको ये यूज कर ले रहे थे। तो एयर डैमेज होने के कारण इनकी क्या हो जा रही थी, डेथ हो जा रही थी। क्लियर है। और जोसेफ प्रेस्ले ने ही एक काम और किया था, इन्होंने ईयर 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर कर दिया था। इन्होंने ईयर 1774 में ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया था। अब जोसेफ प्रेस्ले ने तो यहाँ पे बेल जार एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये बताया कि भाई प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई कर देते हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं या रिस्टोर कर दे रहे हैं एयर को। जो हम लोग एयर को डैमेज करते हैं उसको प्लांट सही करते हैं, ये जोसेफ प्रेस्ले का कहना था। अब दूसरे नंबर पे एक नाम आता है जिनका नाम था जैन इंजन हाउस। उनका नाम था जैन इंजन हाउस। अब ये जो जैन इंजन हाउस थे, इन्होंने क्या किया, तो इनकी बात को भी ध्यान से सुनिएगा। जैन इंजन हाउस ने क्या किया, तो देखिए जैन इंजन हाउस ने बताना चाहा, देखो ऑक्सीजन तो डिस्कवर हो गया था, ऑक्सीजन तो डिस्कवर हो गया था, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन को लिबरेट होते हुए नहीं देखा गया था। मतलब प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये बात एक्चुअल में इन्होंने प्रूफ करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को लिया और प्लांट को लेकर इन्होंने दो कंडीशन में रखा, एक बार लाइट में एक बार डार्क में, ठीक है। और स्पेसिफिकली इस चीज से प्रूव नहीं होके तो इन्होंने क्या करा, एक वाटर प्लांट को ले लिया। इन्होंने एक वाटर प्लांट को ले लिया और उस वाटर प्लांट का नाम था हाइड्रिला, जिसको लेके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन ली डार्क और एक कंडीशन जहां पे लाइट की प्रेजेंस थी। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रिला है डार्क में, अच्छा इसमें क्या है, पानी भरा हुआ, ऊपर तक पानी भर रखा है यहाँ पे। दूसरे में सेटअप में क्या किया इन्होंने, फिर से ऐसे ही लिया, फिर से हाइड्रिला प्लांट को यहाँ पे रख दिया, फिर से हाइड्रिला प्लांट को यहाँ पे रख दिया और फिर से यहाँ पे पानी भर दिया। तो इन्होंने देखा कि जब प्लांट को मैंने डार्क में रखा था तो वहां पे किसी भी तरीके के बबल नहीं बन रहे थे, लेकिन जब लाइट में रखा गया तो यहाँ से बबल निकलते हुए जा रहे थे बाहर, कुछ बबल्स थे जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। तो ये बबल्स एक्चुअल में बाद में डिस्कवर किए गए, तो ये बबल बेसिकली ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो इन्होंने बताया कि भाई प्लांट जो है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये जैन इंजन हाउस ने बताया। अच्छा, जैन इंजन हाउस से याद आया मुझे वॉनसैक का, जूलियस वॉनसैक। जूलियस वॉनसैक ने क्या किया था, देखो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसे यहाँ पे दो ने, प्रेस्ले ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, अपना सेटअप बताया उन्होंने, और इसी तरीके से यहाँ पे जैन इंजन हाउस ने भी एक एक्सपेरिमेंट करा, वाटर प्लांट लिया हाइड्रिला, उसको डार्क में रख के देखा, लाइट में रख के देखा, लाइट में रखा तो ऑक्सीजन हो रहा था, मतलब इन्होंने कहा कि भाई हाँ ये जो प्लांट्स होते हैं ये एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, ये इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात बताई। अब जूलियस वॉनसैक ने कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि भाई जो भी ग्रोइंग प्लांट हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और सिंथेसाइज करते हैं पहले ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज करके वो स्टार्च बना लेते हैं और स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं, ये इन्होंने बताया। और दूसरा इन्होंने बताया कि भाई प्लांट के पास में कुछ सर्कुलर बॉडीज होती हैं जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है।
तो इन्होंने ज्यादा कुछ खास बताया नहीं, इन्होंने बस यही बात बताई जूलियस वॉन सैक ने कि भाई जो प्लांट हैं वो अपने फूड को तो ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं और लेटर ऑन ग्लूकोज से ये स्टार्च बना लेते हैं और स्टार्च को बनाने के बाद में स्टार्च को ये स्टोर करते हैं। और दूसरा, इनके पास में कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिन सर्कुलर बॉडीज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये जूलियस वॉन सैक ने बताया। अब चौथे नंबर पे जो नाम आता है वो आता है T.W. एंजलमैन का। T.W. एंजलमैन। देखिए ये जो एंजलमैन थे, इन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, मतलब एक फिजिक्स का पार्ट है ये जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो भाई सनलाइट आ रही है, सनलाइट में जो विजिबल लाइट होती है, जो सनलाइट में विजिबल लाइट होती है, वो विजिबल लाइट 390 से लेके 760 नैनोमीटर की होती है उसकी वेवलेंथ। अब इसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम आप लोग जानते हो सभी, इसमें भी कई तरीके की लाइट होती हैं जिन्हें हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये पता करना चाहते थे कि भाई लाइट के किस विजिबल स्पेक्ट्रम में, इतने 7 यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से विजिबल स्पेक्ट्रम में हो रहा है, ये पता करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रिज्म को लिया और प्रिज्म को लेकर इन्होंने विजिबल लाइट को प्रिज्म के ऊपर डाला। तो जब विजिबल लाइट को प्रिज्म के ऊपर डाला गया, विजिबल लाइट को जब इस प्रिज्म के ऊपर डाला गया, तो इस प्रिज्म ने क्या किया, उस लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम में स्कैटर कर दिया। तो स्कैटर कर तो दिया, इन्होंने यहाँ पे एक एल्गी और ग्रो करवाई जिसके ऊपर उस विजिबल स्पेक्ट्रम को ये फोकस करना चाहते थे, या जिसके ऊपर ये फोटोसिंथेसिस करवाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्लेडोफोरा नाम की ग्रीन एल्गी को, क्लेडोफोरा नाम की एक ग्रीन एल्गी को यहाँ पे ग्रो करवाया। और कुछ इन्होंने यहाँ पे ऐसे बैक्टीरियाज लिए जो ऑक्सीजन को सेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज लिए जो सेंस करते ऑक्सीजन को, और ऐसे बैक्टीरियाज को एरोटैक्टिक बैक्टीरिया मैं कह दे रहा हूं। एरोटैक्टिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं जो क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, O2 को। तो यहाँ पे जब विजिबल स्पेक्ट्रम को स्प्लिट करवा दिया गया, तो यहाँ पे ये विजुअल स्पेक्ट्रम है जी। तो एक बात बताइए, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम बटा, इसमें से जिस भी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, वहां पे ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हो रही होगी, और जहां पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा लिबरेट हो रही होगी, ये बैक्टीरिया वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे जाके, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया वो है ना जो ऑक्सीजन को सेंस करते और उस जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते। तो इन्होंने क्या पाया कि जो बैक्टीरियाज थे वो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए। ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए। तो इन्होंने यहां से ये पोस्टुलेट किया कि भाई रेड और ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब एक मान के चलिए आप 430 से 450 नैनोमीटर के आसपास और लगभग 670 से 700 नैनोमीटर के बीच में, इन दो रीजन्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। बाकी लाइट जो आ रही है वो 360 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की आ रही है, और उसमें से फोटोसिंथेसिस केवल 2 स्पेसिफिक जोन में हो रहा है, बाकी सारी जो लाइट है वो यूज नहीं की जा रही। और सबसे ज्यादा जो लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होगी वो रेड और ब्लू लाइट है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये तो काम क्या किया, ये T.W. एंजलमैन का काम था।
फिर उसके बाद में आता है बेटा कॉर्नेलियस वॉन नील, 5वें नंबर पे आते हैं कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या किया, अपना फोन दे दियो, तू भी साइलेंट है ना, नहीं होएगा तो मैं कर दूंगा, क्यों चिंता कर रहा है, तो फोन ही जब्त कर लूंगा तेरा, मैं वैसे ही मेरा फोन पुराना हो गया और तेरा तो वैसे भी हो बेटे आईफोन लेके घूम रहा है, कौन सा है भाई ये? अरे मेरी जिंदगी बन जाएगी भाई, जिंदगी बन जाएगी। भाई के पास पैसा है, भाई वृंदावन घूमता है, टेस्ट के नाम जब टेस्ट से पहले पूछो तो बोला कहाँ सर मैं वृंदावन में हूँ, हर सैटरडे वृंदावन पहुंच जाता है। अब बताओ यार राधा रानी की कितनी तकड़ी कृपा है इसके ऊपर कि हर सैटरडे जाता है वृंदावन मथुरा में वो। उस दिन अपनी माथे की फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज रहा कि मेरे चोट लग गई देख लो सर। और क्या करूं, गाली बकूंगा मैं? ठीक है, मैं इसे पर वो थोड़ी दूंगा आशीर्वाद की बहुत अच्छा काम करा बेटे तूने, थार में जाके गाड़ी मान ली अपनी, बहुत बढ़िया कर लिया तूने। है अरे लो भैया, क्यों चिंता कर रहे हो यार, जीवन में जीवन बहुत सिंपल है, हम लोग उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बहुत आसान है जीवन जीना, बहुत आसान है। आदमी एक तो अपनी जवान चलानी कम कर दे, आधी समस्या वहीं खत्म। जवान जहां ज्यादा चलेगी, जवान सबसे ज्यादा समस्या पैदा करती है, तो जवान को कंट्रोल में कर लो 50% प्रॉब्लम्स, उसके बाद में अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व, और बाकी फिर लड़ाई होगी नहीं आपकी, किसी से कोई फसाद नहीं होगा। अब तुम देखो राज भी है, बोलती नहीं, इससे कौन फसाद करेगा, कोई फसाद नहीं है। हाँ वो भी उन्होंने देखो कोई फसाद नहीं करा, वो बढ़िया चल रहा उनका काम, बढ़िया कर लिया उन्होंने काम अपना जमा लिया। तो फसाद की जड़ सारी क्या है, आपके जवान कंट्रोल कर लिया, बाकी सब ऊपर वाला है। क्या किसमें? अरे क्या बताऊं, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही है, बाबा तो क्या ही बनेंगे। अरे नहीं यार चिंता मत कर, तुझे तुझे मैं चेला जरूर बनाऊंगा अपना, इधर देखना, तुम मेरे लिए कस्टमर ढूंढ के लाया करना कि बाबा इसके जीवन में। हाँ जी देखो जी, बाबाओं के पास में क्या होता है ना, कुछ गिनी चुनी बातें पक्का है। जैसे कोई जवान आदमी पहुंच जाए तो उससे बोलेंगे भाई तुम्हें जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, जवान आदमी के पास, अब वास्तव में यार नहीं मिला उस बेचारे को, कहेगा बाबा 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 सच कह रहे हो। ऐसे ही हर आदमी से, जैसे अब कोई भी चला जाए XYZ, भाई तेरे जीवन में बड़ा कलेश है, हर आदमी के जीवन में कलेश है, वो कहेगा बिल्कुल बाबा तुम ज्ञानी हो, बाबा तुम्हें बिल्कुल अंदर का ज्ञान है। बाबा ऐसी 3-4 बातें पकड़ के रखते हैं और उन चारों में से एक चेप देते हैं, फिट हो जाती है, पहले तो एक बात मारते हैं, अगर वो नहीं लगी फिर दूसरी बोलेंगे, वही 5 बातें फिर हमारी, पांचों में से एक ना एक बात तुम्हारी फिट हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली हो जाएगा यस ही इज धर्मात्मा, मतलब यही है जो मेरे जीवन को पार लगा सकता है। फिर उसके बाद में बाबा खोलेगा अपना पिटारा कि बेटा एक काम कर, तू 11,000 रुपए का एक मंत्र वो करवा यज्ञ, और बाबा तुमसे यज्ञ करेगा 11, 12, 20,000, 21,000 जो भी उसकी इच्छा है, इच्छा अनुसार आपकी जितनी औकात होगी बाबा उस हिसाब से आपसे दान ले जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया, इस लाइन में बड़ा स्कोप है बड़ा स्कोप है। हाँ देखो उसमें कोई एजुकेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ हाँ देखो ऐसा है, एकदम 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 तो तुम देखो अंगूठा टेक होके नहीं बाबा बन सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा बहुत तो 4 वेदों में से एक आध पता होना चाहिए, कुछ नहीं, वो तो अलग ही लेवल है यार, वो राम रहीम इज समथिंग डिफरेंट, वो तो सब कुछ कर लेता है, ट्रैक्टर खींचेगा वो भाई, ट्रक खींच रहा होता है,
है, कैडी कैडी चीज है वो, ठीक है, उसके उसके कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखो कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया था, वैन नील की बात सुनो अब। देखो वैन नील ने बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने क्या किया, पहले लोग ये मानते थे कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट के ऑक्सीजन को भेज देती है। लोगों का सोचना ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हुई और प्लांट ने लिबरेट कर दी। वैन नील बोले बट ऐसे नहीं होता। वैन नील बोले कि ऐसे होता है, वाटर से टूटता है और ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब एक और बताओ, अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई इन्होंने किया कैसे? ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया याद है आपको? तो इन्होंने वही यूज करे थे बेटा, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया गया और इनको इस्तेमाल करके, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज को यूज करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, एक रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन था कि अगर हम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, उसको मैं H2A ले रहा हूं, प्लस CO2 को रिएक्ट किया जाए तो यहां पे आ जाएगा CH2O प्लस A। नहीं, अगर मैं 2 लूंगा तो 2A हो जाएगा ना, तो यहां पे A आ गया। अब इसी रिएक्शन को दो फॉर्म में लिख लीजिए। इन्होंने बताया कि जो ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज हैं, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के तौर पे या हाइड्रोजन डोनर के तौर पे ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं सल्फर को या हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो इस रिएक्शन को मैं अगर कंप्लीट करता हूं तो ये कुछ ऐसा सा रिएक्शन बन जाएगा यहां पे। तो देखो, अगर इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया था तो ये सल्फर अलग होके इस फॉर्म में यहां पे आ गया, और अगर मैं इसी हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे वाटर को यूज कर लेता हूं और वाटर को यूज करने के बाद रिएक्शन को परफॉर्म करवाऊं तो यहां पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो यहां पे जो ऑक्सीजन लिया गया वो ऑक्सीजन अलग होके यहां पे आ गया, और इसी चीज को इन्होंने H2A कहा। H2A कुड बी हाइड्रोजन सल्फाइड और इट कुड बी वाटर या हाइड्रोजन सल्फाइड में से दोनों में से कोई भी कंपाउंड होगा, जो भी यूज होगा उसका ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होगी तो वहां पे सल्फर हो सकता है, और अगर वाटर होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ये बात इन्होंने बताई थी। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, जो टूटती है, वो वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर ही टूट के ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ये बात कॉर्नेलियस वैन नील ने करी, प्रूफ करी। अब देखो, इस चीज को और ढंग से क्लैरिफाई करने के लिए एक नाम और पढ़ने के लिए मिलेगा, जिन्हें हम लोग कहते हैं रूबेन एंड कामेन एट ऑल। अब सबसे पहले ये एट अल वर्ड का मतलब जान लीजिए, जिंदगी में कई बार आएगा ये टर्म एटाल कहीं कहीं पढ़ने के लिए। तो एटाल का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। इसमें से ये रूबेन है, ये कामेन है, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक गड्ढे को खोद रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, सारे मिलके गड्ढे को खोद रहे हैं। तो रूबेन और कामेन का ये आइडिया था कि हमें गड्ढा खोदना है। तो रूबेन एंड कामेन और ये सारे के सारे एट आल है। भाई बात समझ में? मतलब अगर किसी एक्सपेरिमेंट को कोई करता है, उसमें जो दो आगे लीडिंग होते हैं, मतलब जिनका मेन आइडिया होता है, जो मेन रिसर्चर होते हैं या मेन साइंटिस्ट होते हैं, उनकी सारी जो टीम, जूनियर टीम है, जो उनके PhD स्कॉलर्स हैं, वो सब एटाल में आ जाते हैं। मतलब वो जिंदगी भर एटाल ही बने रहते हैं। और जो मेन जिनका आइडिया था, जिनकी
इन्वेस्ट मतलब जिनकी सर जो सुपरवाइजर थे उस चीज के, वो हमारे मेन कहलाते हैं। जैसे रूबिन और कामिन, ये दोनों लोग थे जो लीडिंग थे, और एटाल में जो इनके साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, हो सकता है इन्होंने ना करा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे सपोज करो आप पीएचडी स्कॉलर हो, तो पीएचडी स्कॉलर हो आप, और उस दौरान आप किसी काम को कर रहे हो, और काम को करते वक्त आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया, तो कई बार तो ऐसा भी होता है आपको अपने गाइड का, जिसका उसमें 0% कंट्रीब्यूशन होता हो, मतलब 0.5% कंट्रीब्यूशन होता हो, उसको आपको हमेशा फर्स्ट ऑथर बनाना पड़ेगा। उस रिसर्च पब्लिकेशन में आपको उसको हमेशा फर्स्ट ऑथर बनाना पड़ेगा, आपको सेकंड ऑथर बनना पड़ेगा। और जो आपका कोई एक दोस्त है जिसका उस प्रोजेक्ट से कोई लेन देन नहीं, लेकिन बस वो आपका दोस्त है, आप उसको थर्ड ऑथर बना सकते हो। तो ऐसा भी होता है, सीरियसली ऐसा होता है, उसमें होता है, हमने भी ये सारे काम कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता था, लेकिन हम आ जाते थे नाम कहीं लास्ट में। अच्छा, उसमें एक नाम और है, उसमें जैसे इसका नाम है आयुष गर्ग। तो रिसर्च पेपर जब भी लिखा जाएगा तो उसमें नाम सीधा नहीं लिखा जाता, उसमें जो भी आपका नाम का टाइटल है वो पहले आता है, गर्ग आयुष, और उसके ऊपर 1, 2 या 3 ये दिखाएगा कि आप उसमें आपकी मतलब आपकी कितना कंट्रीब्यूशन था। अगर आप 1 पे हो तो मतलब आपने मेन काम किया है उसमें। लेकिन पीएचडी में क्या होता है कि जो आपका गाइड है वो हमेशा 1 रहेगा, कुछ करे धरे नहीं, 1 रहेगा वो हमेशा, क्योंकि भाई आपकी मजबूरी होती है उसकी साथ चलना। तो ये तो रही बात रूबेन एंड कामन एट ऑल। एट ऑल का मतलब समझ में आ गया होगा। एट ऑल का मतलब है कि रूबेन एंड कामन ने आइडिया दिया और ये सारे मिलके क्या कर रहे थे, इस गड्ढे को खोद रहे थे। तो ये सब एट ऑल है, रूबेन कामन बैठ के देख रहे थे, करो काम। अब आगे की बात समझिएगा, इन्होंने नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए थे, इन्होंने नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया था, और इनको यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने किसका लिया था, इन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटोप को लिया था, O18 को। अब ध्यान से समझिएगा ये क्यों लिया गया, ये यही प्रूफ करना चाहते थे जो रिएक्शन ऊपर लिखा गया है। मतलब जब हम लोग रिएक्शन करते हैं H2O प्लस CO2 CH2O प्लस ऑक्सीजन, तो ये दिखाना चाहते थे कि अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को O18 से लेबल कर दे रहा हूं और इस वाले ऑक्सीजन को इसके 16th आइसोटोप से लेबल कर दे रहा हूं, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, जहां पे ये ऑक्सीजन जाएगा उसके साथ में लेबल्ड O16 को भी लेके जाएगा, और जहां पे भी इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जाएगा वहां पे अपने साथ में O18 जो उसके साथ में जोड़ा गया है वो उसमें ट्रांसफर होगा। तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लगा हुआ ऑक्सीजन था, O18 था, वो तो मिला हमें यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट में, और जो इसके साथ में जोड़ा गया था वो मिल गया हमें यहाँ पे, वो मिल गया हमें यहाँ पे। तो इस चीज से फाइनली ये प्रूफ हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, और वाटर ही हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। तो ये तो बातें सारी की सारी थी, 5 एक्सपेरिमेंट थे, ये छठा। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रखा है कि भाई ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। यही बेसिस है लाइफ का अर्थ के ऊपर, और अल्टीमेटली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। दूसरा बता रखा है इन्होंने कि 2 इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला, इस अर्थ के ऊपर प्राइमरी फूड सोर्स यही फोटोसिंथेसिस के द्वारा आ रहा, और दूसरा ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे ये 2 एक्सपेरिमेंट और बचे हैं, इन्हें और मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले प्रेस्ले से शुरू करते हैं। तो प्रेस्ले ने क्या परफॉर्म किया था, एक एक्सपेरिमेंट, ताकि ये प्रूव करना चाहते थे कि एयर का रोल क्या होता है प्लांट की ग्रोथ में, और इन्होंने ऑक्सीजन को 1774 में डिस्कवर किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बर्निंग कैंडल थी एक क्लोज बेल जार में, वो उसको एक्सटिंग्विश किया गया, और सिमिलरली माउस भी वहां पे क्या हो गया, सफोकेट हो गया। और इन्होंने कंक्लूड किया कि जो बर्निंग कैंडल है और ब्रीदिंग एनिमल है वो डैमेज क्या कर रहा है, एयर को डैमेज कर रहा है। फिर इन्होंने मिंट प्लांट को बेल जार में रख दिया, और उन्होंने पाया कि माउस अलाइव रहा और कैंडल लगातार बर्न करती रही। तो इन्होंने बताया कि प्लांट क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं उस एयर को जो भी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव करता है। ठीक है जी।
फिर दूसरे नंबर पे आती है बात किसकी, जैन इंजन हाउस की। इन्होंने कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट को जिसमें प्लांट को डार्क में और सनलाइट में रख के देखा, और इन्होंने बताया क्या कि सनलाइट एसेंशियल होता है क्या एयर को प्यूरिफाई करने में। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एक्वेटिक प्लांट के साथ में, तो इन्होंने दिखाया कि ब्राइट सनलाइट में कुछ बबल्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं ग्रीन पार्ट्स के आसपास, लेकिन डार्क में वो नहीं हो रहे। और लेटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। और उन्होंने बाद में शो किया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के वो ही क्या कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा सा सेटअप था, ये देखिए बबल्स होते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये जूलियस वॉन जी, हाँ ये तुमने बहुत अच्छी बात कही बेटा। लाइट मैक्सिमम पेनिट्रेशन 500 मीटर तक रखती है, 500 मीटर तक लाइट का मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो सकता है सनलाइट का किसी वाटर में। और वाटर के अंदर मैं एक तरीके से कहूँ सेडिमेंटेशन डिसाइड करेगा कि वो पानी कितना पेनिट्रेट करेगा। मतलब जितना टर्बिड पानी होगा उतना कम पेनिट्रेशन होगा, जितना क्लियर वाटर होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। लेकिन प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, जैसे अब पोलर रीजन्स हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस -70 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही बहुत कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो प्लांट अडप्ट कर चुके हैं जो ओशियन वाले प्लांट्स हैं। तो उन्हीं में ये हाइड्रोला आता है, जो एक इसे मेरीन सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जूलियस वॉन्सेक ने क्या किया, इन्होंने प्रूव किया कि ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्लोरोफिल स्फेरिकल बॉडीज क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है और ग्लूकोज को केवल ग्रीन पार्ट प्लांट के बना पाते हैं। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया, इन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम को प्रिज्म की मदद से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ा और एक ग्रीन एल्गा थी क्लेडोपोरा, उसको उसके ऊपर इल्यूमिनेट किया और उसको प्लेस कर दिया एक सस्पेंशन मतलब लिक्विड मीडियम में जिसमें एरोबिक बैक्टीरियाज भी थे। और उन्होंने पाया, और बैक्टीरिया को इसलिए यूज किया गया था ताकि डिटेक्ट कर पाए कि कहां से ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया जनरली एक्यूमुलेट हुए थे उस रीजन में जहां पे ब्लू और रेड लाइट हुआ करती थी स्प्लिट स्पेक्ट्रम की। तो इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था एक्शन स्पेक्ट्रम को। एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे अगले मतलब टॉपिक्स में आएगा, ये अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, ये सब आपको बाद में डिटेल में समझाया जाएगा। अब अगली बात होती है कि मिडिल 19th सेंचुरी तक क्या हुआ था, प्लांट यूज करते हैं लाइट एनर्जी को और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। उसके लिए इंपेरिकल इक्वेशन ये वाली दे दी गई थी जिसमें ये वाला पार्ट CH2O कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा है, और ये सारी चीजें तो आप जानते हैं। अब आती है बात कॉर्नेलियस वॉन नील की। तो इन्होंने वॉन नील ने क्या किया था, इन्होंने कंडक्ट किए थे स्टडीज पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन जो आएगा वो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देगा। और उन्होंने उस रिएक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जो मैंने वहां पे लिखा था। और इन्होंने क्या पाया कि प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स हैं वहां पे तो वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है, इसलिए वहां पे वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। लेकिन पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर होता है जिसके ऑक्सीडेशन पे वहां पे जो प्रोडक्ट है वो सल्फर आएगा और वहां पे कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इन्होंने ये इन्फर किया, मतलब इन्होंने कंक्लूड किया कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होगी ग्रीन प्लांट में वो वाटर से आएगी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसी चीज को बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी डिस्कवर किया गया जो रूबेन एंड कामन ने किया था O18 को लेके। और ओवरऑल इक्वेशन ये वाली हमारी बन के आ जाती है। अब दो एक्सपेरिमेंट और हैं जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता था। एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है और एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। उन एक्सपेरिमेंट को और देखो, दोनों अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी हैं, समझ में आने वाले हैं। देखो सबसे पहला है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये दर्शाना चाहता है, या इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो लाइट है वो लाइट जरूरी होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो हमने क्या किया है, ये एक लीफ है जिसमें जो येलो और ग्रीन कलर के पैच दिख रहे होंगे। तो ये जो येलो हुआ है ये ऐसे नहीं हो गया, इसको ग्रीन पेपर मतलब इसको किसी ब्लैक पेपर से ढका गया लीफ को। तो जिस जिस जगह पे ब्लैक पेपर से ढका गया वो वाला हिस्सा तो येलो है, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। और जो ग्रीन पार्ट है वो अनकवर्ड पार्ट था जिसे ब्लैक पेपर से नहीं ढका गया था। तो वो पार्ट हमारा क्या है, लाइट से एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस हो पाया होगा। तो
जब वेरीगेटेड लीफ को रखने के बाद में इसको स्टार्च टेस्ट किया गया। स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है बेटा। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग आयोडीन को अगर स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो इसका स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से आयोडीन को वो ट्रैप कर लेता है और उसके साथ में रिएक्ट करके ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इन्होंने पाया क्या कि जो पार्ट वहां पे एक्सपोज था, मतलब जिसको कवर नहीं किया गया था, वो पार्ट के अंदर स्टार्च बना होगा, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। मतलब जो ग्रीन पार्ट है ये तो एक्सपोज रहा होगा ना, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, इसके अंदर स्टार्च बना होगा। तो अगर मैंने इसके ऊपर आयोडीन को डाला तो वो हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर मतलब स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव हो गया, और जिस हिस्से को मैंने कवर करके रखा था येलो वाले को, वो स्टार्च टेस्ट में नेगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो स्टार्च भी नहीं बन पाया। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वेरीगेटेड लीफ किया गया, जिस लीफ को पार्शली कवर किया गया किससे, ब्लैक पेपर से, और वो लाइट से एक्सपोज कर दी गई और लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट किया गया। इसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल ग्रीन पार्ट्स में हो सकता है लीव्स के, और वो भी किसके, उसमें लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। तो अगर इस बात को कैसे प्रूव किया गया कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट था यही एक्सपोज था लाइट से, यहीं पे स्टार्च बना होगा। जब आयोडीन को डाला तो देखो यही हिस्सा केवल आपका क्या हुआ है, यही हिस्सा क्या हुआ है, स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव हुआ है, ब्लू ब्लैक कलर दिया है इसने। और अगली बात यहाँ पे लिखी गई है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस बताना चाहा। इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी होती है। तो बहुत आसान सी बात है, इधर देखना, इधर लीफ को आधा तो बाहर रखा, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सोक्ड कॉटन डाल दी। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे KOH थी, तो अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी उसको KOH ने क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। बाहर वाला हिस्सा एक्सपोज था, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होगी, जिसको ये यूज कर पा रहा होगा। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस जब हुआ होगा तो ग्लूकोज और स्टार्च की सिंथेसिस इस वाले हिस्से में हुई होगी, इस वाले में नहीं हुई होगी। तो जब हमने स्टार्च टेस्ट किया, इसी लीफ को बाहर निकाला और स्टार्च टेस्ट किया, तो जो हिस्सा एक्सपोज था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, वो स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव आया, मतलब ब्लू और ब्लैक कलर का आया। और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं थी, क्योंकि KOH उसको एब्जॉर्ब कर ले रही थी, वो हिस्सा स्टार्च टेस्ट में नेगेटिव हो गया। तो यही बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक लीफ को ले लिया गया और इंक्लोज करा उसको टेस्ट ट्यूब में, जिसमें KOH सोक्ड कॉटन थी, और अदर हाफ लीफ को एक्सपोज किया गया किससे, एयर से, और उसको सेटअप को लाइट में कुछ देर के लिए रखा गया और टेस्ट किया गया लीफ को प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। तो दिखाया गया कि जो एक्सपोज पार्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है स्टार्च के लिए, और जो पोर्शन ट्यूब में था वो नेगेटिव शो कर रहा है। ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये अब तक की बात थी सारी की सारी।